मेरे भाग्य से बचे खुचे श्रोताओं, मुझे विश्वास नहीं था एसपी साहब कि इन 3 कवियों के काव्य पाठ के बाद भी आप लोग यहाँ शेष रहेंगे। फिर भी जो लोग बचे हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनका और भी आभार कि इतने देर के बाद गए, वरना प्रायोजक तक अपने स्मृति चिन्ह लेके निकल लिए। बाकी लोग जो बैठे हैं तो वो कविता सुनने के लिए बैठे हैं। समस्या ये है कि इधर भी बहुत अच्छे सुन रहे हैं, इधर भी अच्छे सुन रहे हैं, और सर तो आप सुन ही रहे हैं, मगर पीछे के लोग थोड़ा सा कैमरे वैमरे के चक्कर में आ गए हैं। ये खाली जो मेन माइक है उसके पीछे तमाम खाली लोग हैं। इन खाली लोगों को मैं देख रहा हूँ। शुरू होता हूँ। मैं भी बहुत बढ़िया कवि हूँ और बहुत बड़ा कवि हूँ। अच्छा, हमको बहुत कुछ आता नहीं। हमारे शब्दों से आप जुड़िएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। हाँ। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली थे। कोई भी दरवाजे से गुजरे तो उसको गरियाना शुरू कर दे, और गांव के लोग समझते थे कि पंडित जी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, इनके मुंह क्या लगना है, तो कुछ बोलते नहीं थे। तो पिताजी और बहस के गाली देते थे। मृत्यु जब करीब आई तो हमको पास बुला के कहे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम क्या करें? जीवन भर जिनने पूरे गांव के लोगों को गाली दी, मरने के बाद अब क्या किया जाए कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं। पिताजी मर गए। मरने के बाद हम 2 भाई हैं, उसी चौतरे पे लाठी लेके बैठते हैं। उधर से जो भी गुजरता है उसको दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, इसको दौड़ा के पीटता भी। थोड़ी सी आप ऊर्जान्वित रहिएगा तो हम आपको बढ़िया सुनाएंगे। हालांकि आप सुन बहुत बढ़िया रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तरह तरह के विषय पर कविताएं हुई। हम किस विषय पे सुनाएंगे हमको खुद पता नहीं। आप भी 1-2 लोग जो इधर बैठे हैं, इधर जगह खाली है, इधर थोड़ी देर आ जाएंगे तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। झारखंड और बिहार ये मिला जुला संस्कृति है। पहले एक ही था, फिर विभाजन हुआ। आप बिहार से अलग हुए, बिहार अलग हुआ। हमसे लोगों ने पूछा कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो आपको कोई दुख हुआ? हमने कहा दुख क्या होगा, जब आदमी ज़्यादा बड़े परिभू में रहता है तो विभाजन होता ही है। अलग अलग सरकारें बनी, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा खनिज संपदा और वैभव आपके जिम्मे आ गया, बिहार के जिम्मे भी जो आया। लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण ये था कि जब बिहार और झारखंड एकजुट था तो समवेत रूप से एक ही पागल खाना था। वो आपके हिस्से आ गया। पागल खाना आपके हिस्से और पागल बिहार के हिस्से। क्या ऑब्जर्वेशन है, वाह वाह वाह। आपको मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ। आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। हमारे चेहरे पे मत जाइए, हम कोई चुटकुले नहीं सुनाते। हम जब पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया। फिर आधार कार्ड के हिसाब से मुंह रखना पड़ता है, वरना मुंह हमारा ऐसा है नहीं। थोड़ी सी तालियां यहाँ बजाइए, फिर हम आपको। वाह पंडित जी वाह। ये सुना रही थी पाकिस्तान का। हम आपको एक पाकिस्तान का सुनाते हैं। सर, देशभक्ति भी बिना किसी खून खराबे के हो सकती है। आप बिना खून खराबे की देशभक्ति सुनिए। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार। आप आनंद लीजिएगा और देशभक्ति सुनिए। स्वागत है। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। आप हमारे से जुड़िएगा
तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये श्रेष्ठ अखबार का आयोजन है, हिंदुस्तान ने अखबार ने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। हम भी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और आपको अच्छा सुनाने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा। स्वागत कि स्वागत। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, हाँ। उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। वाह। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। वाह। कि तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, हाँ। उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। हाँ। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते हैं। वाह वाह वाह। अब बस ऐसे सुनिए तो फिर आनंद आ। आहा। हम कोई चरित्र निर्माण, संस्कार और बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस चीज को हम बीए की क्लास में नहीं जान पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जान गया। किस संस्कार की बात करें? आके एक दिन कहा, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप्ट है, एकदम ब्यूटीफुल है, वाह। खूबसूरत है। हमने कहा चुप रहो, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। कहा आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं। जहाँ बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ी सी तालियां और बढ़ाइएगा। थोड़ा सा आप अपने आनंद को हमारे तक पहुँचाइए, हम आपको दुगुनित करके देंगे। ये आप मेरी पूरी गारंटी है आपको। वाह। 85 बरस के जब दादाजी हो गए तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। आहा। हम भारतीय परंपरा हिसाब से पूछे कि दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग आए सर। ये वो आंध्रा वाले डीसी साहब को छोड़ने गए थे और आके मुझे बता रहे थे कि अब आप हिंदी में सुना सकते हो। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है हमको, उससे कोई नहीं। हम तो एसपी साहब भारत सरकार के तरफ से भी कई देशों की यात्रा में गए। इंग्लैंड में 20 थे अंग्रेज फंस गए, तो लोगों ने कहा पंडित जी इनको सुनाइए। अब अंग्रेज को क्या न हिंदी आए न कुछ है। मैंने वहाँ संस्कृत में 20-40 कविताएं सुनाई और वो फिर बेहोश हो गए 24 घंटे तक। भारत सरकार ने पूछा ऐसा क्यों किया है आपने? हमने कहा ये हमारे देश में बहुत दिनों तक राज किए थे, हमको मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो 12 अंग्रेज को बेहोश करके हम इंग्लैंड से वापस आए। हमको आप साधारण कभी कभी मत समझिए। भक्ति है, आपको बहुत आनंद आए। तो 85 बरस के दादाजी हो गए। हमारे खानदान के विषय में आप जानिए तो हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु भले करीब आ जाए लेकिन अपना आनंद उत्सव त्यागता नहीं है। हमने दादा से पूछा कि दादा कोई अंतिम इच्छा बताओ, अब तो चलने का समय है और 85 की अवस्था हो गई। दादा बताए, आप आनंद लीजिएगा कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता। वाह वाह। यार असली मजेदार श्रोता तो बहुत पीछे बैठे और ये होता है। आइए बहन जी, स्वागत है आपका। मैं चौथा कवि हूँ, आप बहुत समय से आ रही हैं। आइए विराजे। एक छंद और सुनाता मान लीजिए, थोड़ा आगे के लोग और मुखर हो जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये बात कोरोना काल के कर रहे थे। कोरोना काल ऐसा समय बीता कि आप चाहे कोई भी हो, बड़े अधिकारी हो, अखबार के संपादक हो, चीफ ब्यूरो हो, पत्रकार, लेकिन कोरोना काल ऐसा गुजरा कि उसमें आदमी सोच ही नहीं सकता था कि हम अगले साल इतने भीड़ भाड़ की इकट्ठा में भीड़ में हम इकट्ठा होंगे और कभी सम्मेलन सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि कई छोटे मोटे देश समाप्त हो गए, लेकिन हम भारत के लोग अपने आत्मबल के चलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तालियों के। वाह वाह वाह।
कोई कितना हो बड़ा अधिकारी हो, हिम्मत नहीं पड़ता था घर में कहने के लिए कि आज सब्जी अच्छी नहीं बनी। पूरा बाजार बंद था। हम खुद ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आलू सोयाबीन खाते खाते 20 दिन बीत गया तो एक दिन गलती से मुंह से निकल गया कि कैसी सब्जी बनाती है, सब्जी में तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत क्वारंटीन सेंटर का नंबर मिलाया और कहा हमारे पति का टेस्ट चला गया है, इनको स्वाद ही नहीं आ रहा है। तुरंत पुलिस वाले एसपी साहब पूरा थाना आ गया और उसमें भर के हमको ले गए। तो इसके बाद आप बड़े लोग हंस रहे हैं, अब समझिए हमारी दशा क्या हुई। जो अपनी पत्नी के सिवाय किसी नारी को कभी अच्छी दृष्टि क्या कुदृष्टि से भी नहीं देखा, उसको नर्स पूछी आप कितने लोगों के संपर्क में आ चुके हैं? क्या बात है, कितने लोगों के संपर्क में आए हैं। अब हमारा जो है ज्ञान जगा। आनंद लीजिए भैया, ऐसे ना कीजिए सर, आप ऐसे करेंगे तो हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। हम आदमी कम हैं, हम कभी बहुत बड़े हैं। ऐसे करेंगे आप एक एक आदमी को मैं पानी देने का काम हम भी करते हैं, लेकिन वो विशेष अवसर पे हम पानी दिलाने का काम करते हैं। हम किसी को बैठाने को बोल ही नहीं सकते। हमारे खानदान में बैठाने का काम गया जी ले जाके किया जाता है, और जिसको बैठा दिए उसको फिर भगवान भी उठा नहीं पाते। इसलिए हम किसी को कह नहीं पाते कि आप बैठ जाइए बैठ जाइए। ये दिल्ली बम्बे से इतने बड़े बड़े कवि आए हैं, ये हमको बुलाते हैं, हम इनको बुला ही नहीं पाते। हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ आइए। हमारा घर जो है हरिश्चंद्र घाट के किनारे है। हम कभी नहीं कह सकते अट्टा पट्टू जी आप कभी हरिश्चंद्र घाट पे आइए, हमको सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि वहाँ लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ कभी किसी को बुलाया नहीं जाता। हम कैसे किसी को बुलाएं? हमारा आप ध्यान भंग न कीजिए, हम आपको बहुत बढ़िया सुनाएंगे। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। तो उस नर्स ने कहा, आप भी थोड़ा सा बजाइए। वो नर्स ने कहा कि पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? अब हमारा जवाब सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जीभ का स्वाद क्या, सब्जी में स्वाद नहीं थी, तो बीबी ने कहा कि इसका स्वाद चला गया और अधिकारियों ने क्वारंटीन कर दिया। हमारा स्वाभिमान जगा। हमने कहा हम किसके किसके संपर्क में आए हैं? हम पत्नी के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, ससुराल वालों के संपर्क में आए हैं, ससुर के संपर्क में आए हैं। पूरे ससुराल के सब लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करवाया। वाह भाई वाह, आप बहुत बढ़िया। थोड़ी सी तालियों का घनत्व तो बढ़ाइएगा। आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं, हमारा मन बन गया। एसपी साहब, जब कोई बड़ा अधिकारी साहित्यकार होता है तो हमें सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि संवेदनाओं का समवेत रूप जब इकट्ठा होता है तो कोई साहित्यकार होता है। और खड़ा होकर के पुलिस के विषय में एक पुलिस के द्वारा हंसी उत्पन्न करना, आपके सत् चरित्र को मैं 100 बार प्रणाम करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को यदि एसपी मिले तो सर के जैसा मिले। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। बड़ा मनपसंद एक छंद सुनिए। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई। सर आदरणीय, असल में क्या है ना कि उसमें आप में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे में। जब सामने बैठे लोग जो है ना कुछ थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो हमारा लगता है कि यार हम गलत सुना रहे हैं या हमको और बढ़िया सुनाना चाहिए, तो ध्यान भंग हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई। आनंद लीजिएगा। स्वागत। मृत्यु से हाथ से सुनाता हूँ। मंगलम मरणम यत्र। भारत की ये परंपरा है कि हमारे सनातन धर्म में ये लिखा है कि मृत्यु भी उत्सवदायी होता है। ये केवल भारत में, हमारे भारत में कोई मरे, पूरी आयु भोग के मरे तो हम गाजा बाजा के साथ उसका अंतिम यात्रा निकालते हैं। आनंद लीजिएगा। एक मृत्यु से हाथ से सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत है। 1985 के बाद बिजली आई और टेलीविजन खरीदा गया। बाबूजी टीवी देखने बैठे। सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप जैसे हो तो हिंदुस्तान का पूरा विश्व का कवि सम्मेलन सफल हो। हमें आदरणीय दिलीप जी
से ये आग्रह करूंगा, कभी सम्मेलन जहाँ भी हिंदुस्तान का हो, श्रोता वहीं से उठा करके भेजिए। ये इतना बढ़िया। वाह वाह। सुनिए, बैठने और पसरने में अंतर। जैसे कुछ लोग बैठे हैं, इसको बैठना बोलते हैं, और जो फैल के सोफे पे बैठते हैं उसको पसरना बोलते हैं। अब बैठने पसरने में अंतर, शब्द से जुड़िए, आपको मजा आएगा। आज इतना बढ़िया सुन रहे हैं कि हमारा मन बन गया है। सुनिएगा, स्वागत कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। ये हेमंत जी लाफ्टर चैलेंज के विनर है। ये कह रहे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर। ये कवियों का प्रेम होता है। हम माइक से कह रहे गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे बहुत अच्छे, वाह वाह। ये हमारा प्रेम है। हम कर रहे गुजर गए बाबू। ये हमारे अनुज प्रिय भाई है, बहुत स्टार कवि करें, वाह वाह भैया बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे बाबूजी गुजर गए इसलिए बहुत अच्छे। अच्छा, आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं तो एक और छंद सुन लीजिए। हम जब पहली बार विदेश गए तो हम गांव के रहने वाले हैं, बहुत साधारण घर से आए। एक शेख साहब ने कहा, पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, तो कहे तुमको कैसे पता। अच्छा, न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म आड़े आ जाता है। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप आनंद लीजिएगा, और आप सब बड़े लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, सकारात्मकता का त्याग मत कीजिए। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न रहिए। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। क्या बात है। वहाँ भी सुंदरता है। जब भी दृष्टि बदलती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए दृष्टि कभी न बदलिए। अमेरिका जाने के लिए हमको वीजा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती थी, और मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने कहा डॉक्टर चौबी, हम समझ गए तभी कि अब हो चुका था कि योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अप्लाई, और पासपोर्ट दे दिया। हमको लगा सर कि अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, तो हम उसको मोड़े, पॉकेट में रखे और मुस्कुरा करके वहां से चल दिए। तमाम लोगों के कैंसिल हुए थे, तो वहां से मुंह लटका के जा रहे थे। अमेरिकन लेडी चिढ़ गई, कहा इधर हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया, तुम हंस क्यों रहे। हमने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। हम इस दृष्टि से तो हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखिए, जीवन में आनंद ही आनंद। सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बहुत जग जाता है। साहित्य में उसे गुणभूत व्यंग्य कहते हैं। और जितना बढ़िया आप सुन रहे हैं, आप सुनिए, एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। कि किसी नायिका को देखकर कोई युवक आकर्षित हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारी नायिका खेतों से गुजरी तो पेड़ पौधे आकृष्ट हो गए। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा, और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। वाह वाह। अभी चाइना की बात कर रहे थे। आज के भौतिकवादी युग में
किसी भी चीज को आप गंभीरता से सोच लीजिए तो वो हास्य हो जाता है। हमारे यहाँ अखबार में छपता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आप गंभीरता से सोचिए, जिसकी खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंख लेके अब वो सिक्किम के प्रति, डोकलाम के प्रति दृष्टि गड़ाए हुए। अच्छा, चाइना, उसका नेशनल वीर जो है उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए अपने झारखंड के ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे। हो नहीं सकता। अब एक छंद सुनाते हैं, निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, थोड़ी सी ताली बजा दीजिए। स्वागत है, स्वागत है। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम इजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के, इजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। और हिंदुस्तान अखबार द्वारा आयोजित ये पवित्रतम मंच है। एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ, तो ये केवल भारत ही देश ऐसा है और हमारा ही इतिहास केवल ऐसा है कि नारी अस्मिता की रक्षा के लिए एक गिद्ध भी आतताई रावण से युद्ध कर लेता है। वरना पूरे विश्व के इतिहास में ये कहीं नहीं पाया जाता है कि कोई पक्षी किसी राक्षस से युद्ध किया हो। हम इसलिए भारत के लोग महान हैं कि हमारी संस्कृति महान है। जिस दिन हमारी संस्कृति का जैसे क्षरण होना शुरू हो गया, हमारी महानता उस दिन से समाप्त हो जाएगी। एक क्षण सुन लीजिए, ये भारत की विशेषता क्या है, फिर मैं आपको एक क्षण सुनाता हूँ। स्वागत। कि नारी की रक्षा को युद्ध भी गिद्ध जहानिज शक्ति यथा करते हैं। औषधि ला हनुमान जहाँ रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं। सेतु बना करके नल नील शुरू जहाँ सेतु प्रथा करते हैं। धन्य है भारत देश जहाँ पे काग भी राम कथा करते हैं। वाह वाह वाह। और इसके साथ जिस तन्मयता के साथ सर आप सुन रहे हैं, एक क्षण बड़ा प्यारा याद आ गया, आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है। हमारे बनारस में यदि पुलिस मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप कितना हो सन्नद्ध होकर के गाड़ी चला रहे हैं। आपका भी कटा है क्या? आप ऐसे हंस रहे जैसे आपका कटा है। यातायात सप्ताह का आयोजन और किसी का सब लोग सन्नद्ध होकर के गाड़ी चला रहे थे, कोई नहीं मिला तो यातायात, हमारे यहाँ बनारस में तांगा चलता है, तो यातायात पुलिस ने तांगे वाले का चालान काट दिया। अब तांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता। अब दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है जो हास्य का विषय है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत है, स्वागत। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। एक विशेष रचना, चूंकि सब महनीय लोगों की उपस्थिति है और ये प्रतिष्ठित मंच है, एक विशेष रचना आपको सुनाता हूँ। सर, जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान ये नहीं होती कि हम किस प्रदेश से आए हैं,
हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इससे हमको नहीं पहचाना जाता। हमसे पूछा जाता है या हमारा परिचय दिया जाता है कि वो ये उस देश से आए हैं जिस देश में गंगा बहती है, ये राम की धरती से आए, ये कृष्ण की धरती से आए, ये बुद्ध और महावीर की धरती से आए। हमें किसी जाति, धर्म और प्रदेश के माध्यम से नहीं जाना जाता। मेरा घर गंगा के तट पे है, मैं गंगा के किनारे हूँ। तमाम सरकारी योजनाओं से लेकर के व्यक्तिगत लोगों ने माँ गंगा के स्वच्छताकरण के लिए अभियान चलाए। गंगा पे बहुत कुछ लिखा गया। मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। माँ गंगा यदि अपना दर्द हम जैसे सामान्य लोगों से कहती तो क्या कहती? आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुनाता हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ाव से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था। मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। यहाँ से सुनिएगा कि गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो। मैंने तीज, त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। और आपकी अदालत में पौराणिक मिथकों के आधार पे 2 पंक्तियां कहता हूँ कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती है। जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। वो देखो सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला, जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ैल है, क्योंकि शहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखैल है। तेरे सामने, तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है, तमाम सफाई अभियान के मुंह पे खालिक लगाता है। फिर पौराणिक मिथकों के आधार पे 2 पंक्तियां कहता हूँ कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने को कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार, यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। मुझ जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है, क्यों रे कवि, तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है, जो प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा? तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास शब्द है, मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है। तेरे पास शब्द है, जानकी नहीं जहानवी हूँ मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जब तारिणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती। आइए अब हम उस कवि को आवाज देते हैं जो अभी तक इस मंच को बड़े कुशलता पूर्वक संचालित कर रहे थे। आपसे निवेदन है, आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए।
हास्य के श्रेष्ठ कवि आदरणीय अजय पट्टापट्टू।